दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की सीरीज लॉक्ड को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज का प्लॉट कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग गलती से एक घर में आ जाते हैं जहां एक आदमी उन्हें लॉक कर देता है। अब वो लोग कौन थे जिन्हें लॉक कर दिया गया? क्या वो उस घर से बचकर निकल पाएंगे? और आखिरकार वो आदमी कौन था जिसने उन्हें लॉक किया है? ये सब आज की सीरीज में देखेंगे। तो पहले सीन में रात के समय एक आदमी वैन से उतरकर दूसरे आदमी से पंचर की दुकान के बारे में पूछता है। तो दूसरा आदमी कहता है कि यहाँ आसपास तो कोई भी पंचर शॉप नहीं है। पहला आदमी कहता है कि ठीक है, चलो तुम ही मेरे टायर का पंचर सही कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो दूसरा आदमी टायर बदलने के लिए मान जाता है, लेकिन फिर पहला आदमी दूसरे आदमी पर वार कर देता है और सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम दूसरे आदमी को चेयर से बंधा हुआ देखते हैं। उसके सर से बाल भी उड़ा दिए गए थे और उसके गंजे सर पर कुछ मार्किंग की गई थी। तब वो वैन वाला आदमी एक बुक में लिखी इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है और वो पूरी किताब ही ह्यूमन स्कल से रिलेटेड थी। इसके बाद वो हथौड़े से उस गंजे आदमी के सर पर उन जगहों पर मारता है जहाँ जहाँ उसने मार्क लगाए थे। तब गंजे आदमी की वहीं मौत हो जाती है। अगले सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जो सड़क पार करके बलून्स लेने जा रहा था। तब एक कार ने आकर उसे ठोक दिया और बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, पर उसका सर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिसे देख सिस्टर उसके बारे में अपने सीनियर डॉक्टर चेलियान को बताती है। डॉक्टर चेलियान कहता है कि इस बच्चे के सर की इंजरीज बहुत क्रिटिकल है, तुम डॉक्टर आनंद को इन्फॉर्म करो। सिस्टर कहती कि डॉक्टर आनंद अभी अभी बैक टू बैक 3 सर्जरीज करके घर गए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएंगे। चेलियान कहता है कि तुम बात करके तो देखो, उनसे कहना इट्स एन इमरजेंसी। तब सिस्टर डॉक्टर चेलियान के कहने पर डॉक्टर आनंद को खबर कर देती है। साथ ही वो बच्चे की रिपोर्ट्स भी डॉक्टर आनंद को मेल कर देती है। अब डॉक्टर आनंद रिपोर्ट्स देखता है, फिर वो अपने घर की लाइब्रेरी से कुछ किताबें निकाल कर चेक करता है। इसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तभी घर के बाहर उसे एक काले कोट वाला शख्स नजर आता है। फिर हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर्स आनंद को बताते हैं कि इस बच्चे को तो हम बचा लेंगे, मगर इसकी मेमोरी वापस लाना थोड़ा मुश्किल है। तब डॉक्टर आनंद उस बच्चे की सर्जरी करने लगता है। यहाँ सभी डॉक्टर्स उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उसका सर्जरी करने का तरीका थोड़ा अजीब था। वहीं ऑपरेशन थिएटर में एक और आदमी था जिसका नाम था मिसबा। मिसबा आनंद का बहुत अच्छा दोस्त था। वैसे कहने को तो मिसबा आनंद को ऑपरेशन में असिस्ट कर रहा था, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आखिरकार उस बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और उसकी याददाश्त भी वापस आ जाती है। तो ऑपरेशन के बाद बच्चे के पेरेंट्स डॉक्टर आनंद को शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं डॉक्टर चेलियान भी आनंद को बधाई देते हैं। एक्चुअली डॉक्टर आनंद कुछ समय से मेमोरी मॉड्यूल पर रिसर्च कर रहे थे। इसी बेसिस पर उन्होंने उस बच्चे के ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब डॉक्टर चेलियान कहता है कि अगर तुमने इस पर आगे काम किया तो हो सकता है कि हमारी मेडिकल फील्ड में कोई बड़ा रेवोल्यूशन आ जाए। फिर वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हॉस्पिटल में एक और इमरजेंसी केस आता है। तो डॉक्टर आनंद पानी पीकर उस केस को हैंडल करने चला जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि डॉक्टर आनंद एक डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग डॉक्टर था और वो क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस को हैंडल करने में माहिर था। फिर आनंद इमरजेंसी ऑपरेशन खत्म करके घर जाता है और घर जाते ही वो अपनी बिल्ली को दूध देता है, जो उसके परिवार के मेंबर जैसी थी, क्योंकि आनंद अकेला रहता था। तब मिसबा आनंद को कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। यहाँ मिसबा शायद थोड़ा परेशान था, तो आनंद भी उसे घर बुला लेता है और उसका वेट करते करते टीवी देखने लगता है। तभी अचानक आनंद के घर की डोर बेल बजती है और आनंद सोच में पड़ जाता है कि मिसबा इतनी जल्दी कैसे आ गया। लेकिन बाहर एक लड़की आई होती है। उस लड़की का नाम था प्रिया। प्रिया और उसकी दादी कहीं जा रहे थे, पर बारिश के कारण उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। उन्होंने इस आदमी से पूछा कि क्या वो उसके घर थोड़ी देर रुक सकते हैं। पहले तो उस आदमी ने मना कर दिया, मगर प्रिया के रिक्वेस्ट करने पर वो मान गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आनंद तो अकेला रहता था, उसके घर की डोरबेल बजी तो ये आदमी कहाँ से आ गया? तो उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब वो आदमी उन दोनों को पनाह तो दे देता है, पर प्रिया की दादी उससे सवाल पूछ कर परेशान कर देती है कि तुम अकेले क्यों रहते हो, तुम्हारी शादी हुई है या नहीं, तुम खाना बनाते हो, वगैरह वगैरह। फिर वो उससे कॉफी मांगती है, जिस पर वो आदमी तंग आकर बिल्ली के दूध से कॉफी बनाने लगता है। इधर मिसबा आनंद के घर पहुँचने वाला था कि तभी उसे उसकी बीवी फतिमा का कॉल आता है। फतिमा और मिसबा में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर बहस होती रहती थी और असल में फतिमा थोड़े शक्की मिजाज की थी। जब भी मिसबा घर से बाहर होता तो वो उसे बार बार कॉल करके पूछती कि कहाँ हो, किसके साथ हो। मिसबा भी इसी बात को लेकर दुखी था। इस तरफ प्रिया की दादी कॉफी पीने के बाद जोर जोर से खांसने लगती है, मानो उनकी सांसें फूल रही हो। तब प्रिया उस आदमी से कहती है कि जरा मेरे बैग से दादी माँ का इनहेलर देना प्लीज। और जब वो आदमी दादी का इनहेलर देता है तो वो उसे लेकर उसी पर स्प्रे कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। असल में उस लड़की का
नाम प्रिया नहीं बल्कि वैष्णवी था और वो औरत यानी दादी उसकी क्राइम पार्टनर थी। यहाँ दोनों घर लूटने के लिए आए थे। अब एक तरफ दादी उस बेहोश आदमी को बांध देती है, वहीं प्रिया उर्फ वैष्णवी ऊपर चोरी करने जाती है और इन दोनों का एक और पार्टनर था सागर, जो उनका कार ड्राइवर बनकर आया हुआ था। दादी सागर को मैसेज करके तैयार रहने को कहती है और प्रिया कुछ जुगाड़ करके लॉकर खोलती है और उसमें से नोटों की गड्डी ले लेती है। इसके बाद वो दादी से कहती है कि ये मेरी आखिरी चोरी होगी, इसके बाद मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। दादी कहते कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले सबूत मिटा देते हैं। इतना कहकर दादी दोनों के फिंगरप्रिंट साफ करने लगती है। वही प्रिया कहते कि मैं जरा ऊपर जाकर आती हूँ। फिर दादी पैसों का बैग लेकर बाहर आती है और सागर को ढूंढने लगती है, मगर तभी उसकी नजर वहाँ लगे सीसीटीवी पर जाती है। दादी घबराकर तुरंत घर के अंदर चली आती है और अंदर लगे मॉनिटर से उनका फुटेज डिलीट कर देती है। वहीं यहाँ ऊपर जब प्रिया अलमारी खोलती है तो बेहोश आनंद उसके ऊपर गिरता है और इधर दादी को सीसीटीवी में एक और फुटेज दिखती है। असल में वो आदमी जो आनंद के घर में था वो उसके घर में तब घुसा था जब आनंद घर से बाहर था। यहीं पर ये पहला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 में हम देखते कि प्रिया से पहले दादी की कोई और लड़की पार्टनर थी। दादी उसके साथ मिलकर भी यही काम किया करती थी और उस समय इनका ड्राइवर था जो और वो लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। अब वो लड़की और जो मिलकर दादी को ही चूना लगा देते हैं। वो न सिर्फ लूटे हुए पैसे लेकर फरार हो जाते हैं बल्कि दादी को वैन से धक्का देकर बाहर फेंक देते हैं। तब कुछ लोग दादी को जख्मी हालत में देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन दादी ठहरी चोरनी, वो किसी तरह बचते बचते हॉस्पिटल से छिपकर भागने लगती है। तभी दादी से उसकी एक रिश्तेदार टकराती है जिसका बेटा उसी हॉस्पिटल में एडमिट था। तब दादी उस औरत के बेटे को देखने जाती है और वो बेटा कोई और नहीं बल्कि सागर था। यहाँ पता चलता है कि सागर के गर्लफ्रेंड ने उसे चीट किया था, जिसके बाद उसने अपनी जान देने की कोशिश की। यहाँ दादी सागर को मोटिवेट करते हुए अपनी कहानी बताती है। वो कहते कि उनका बेटा और बहू दोनों एक एक्सीडेंट में मारे गए। अब उनके बेटे यानी दादी के पोते की जिम्मेदारी उन पर आ गई है, तो वो उसकी स्कूल फीस भरने के लिए जगह जगह चोरियां करती हैं। साथ ही वो ये भी कहते कि पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है, पैसों से ही सब कुछ है। वो लड़की भी तुम्हें इसलिए छोड़ गई क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। यही सब सुनने के बाद सागर दादी का क्राइम पार्टनर बन जाता है। उसी हॉस्पिटल में दादी को वैष्णवी रोते हुए दिखती है और वैष्णवी बहुत परेशान नजर आ रही थी क्योंकि उसकी छोटी बहन की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन वैष्णवी के पास कोई ढंग की जॉब नहीं थी जिससे कि वो अपनी बहन का इलाज करवा पाती। तब दादी उसे अपना कार्ड देकर मिलने बुलाती है। फिर अगले दिन वो दादी से मिलने आती है। तब दादी उसे बताती है कि कैसे उन्हें नाटक कर करके लोगों को उल्लू बनाना है। यहाँ सागर का काम था अमीर लोगों का पता निकाल कर दादी को देना, वही दादी और वैष्णवी का काम था उनको भेष बदल कर अपनी बातों में फंसाना और फिर उन्हें लूट लेना। इस दौरान सागर कभी कभी अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके नशा भी कर लिया करता था। अब एक दिन दादी ने सागर को गन देकर कहा कि इसका इस्तेमाल तब करना जब बेहद जरूरी हो। वही सागर ने जब डॉक्टर आनंद की डिटेल्स दादी को दी थी तब उसकी फोटोज कुछ साफ नहीं थी, जिससे ये लोग उसे पहचान नहीं पाए। अब जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि जिसे उन्होंने बेहोश कर दिया वो तो कोई और ही है। तभी आनंद बेहोशी से उठता है। फिर वैष्णवी और दादी आनंद को सहारा देकर नीचे ले आते हैं। फिर दादी आनंद को झूठी कहानी सुनाने लगती है कि उनकी कार खराब हो गई, तो वो लोग मदद मांगने के लिए आनंद के घर आए हैं। पर उस आदमी ने प्रिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे बांध दिया। हालांकि वो आदमी अपने हाथ पाँव खोलकर भाग चुका था। फिर आनंद सीसीटीवी चेक करता है तो उसमें उस आदमी के आने के तो फुटेज थी, मगर घर से बाहर जाने की फुटेज नहीं थी। इसका मतलब शायद वो अभी भी उसी घर में मौजूद है। वैष्णवी पहले तो उसे ऊपर के कमरों में ढूंढती है, फिर नीचे के कमरों में। उसी वक्त वो आकर वैष्णवी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन आनंद आकर उसे पकड़ लेता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस आदमी का नाम अविनाश है और वो डॉक्टर आनंद का ही स्टूडेंट है। अविनाश आनंद को अपना आइडल मानता था। उसे उसकी क्लास अटेंड करना इतना पसंद था कि वो अपने दोस्तों की भी अटेंडेंस खुद ही लगा देता था। फिर आनंद को जब इस बारे में पता लगता है तो वो उसे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल गिफ्ट करता है और अविनाश ये देखकर बहुत खुश होता है। इसी बात को वो अपनी माँ के साथ शेयर भी करता है। खैर अब अगले दिन जब अविनाश क्लास अटेंड करने जा रहा था तब उसने अपनी माँ से बाय कहा, लेकिन माँ ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। असल में उसकी माँ को कोई क्रिटिकल दिमागी बीमारी थी, जिस वजह से वो इस दुनिया में बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। अविनाश इस बारे में आनंद को बताता है और उसके हाथ पांव जोड़ता है कि प्लीज सर मेरी माँ को बचा लो। लेकिन आनंद कहता है कि ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब प्रेजेंट में आनंद अविनाश को पुलिस में देने की बात करता है, जिसे सुन दादी के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहते कि ठीक है बेटा, अब हम निकलते हैं। आनंद कहता है कि अरे पुलिस के आ जाने तक रुक जाइए, वो आपका बयान ले ले फिर चले जाना। ये सुनकर दादी अपना नाटक चालू कर देती है, वही सांस फूलने की एक्टिंग। फिर वैष्णवी आनंद से कहती है कि जरा दादी का इनहेलर देना प्लीज। आनंद इनहेलर की बजाय इंजेक्शन
इंजेक्शन ले आता है और कहता है आप बस ये इंजेक्शन ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तब दादी इंजेक्शन लेने से मना कर देती है और इसी हड़बड़ी में आनंद इनहेलर को दादी के मुंह पर स्प्रे कर देता है, जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद आनंद दादी, वैष्णवी और अविनाश तीनों को बांध देता है। इसी बीच वैष्णवी सागर को मैसेज करती है, लेकिन सागर का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब सागर का रिप्लाई क्यों नहीं आया, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। असल में हुआ यूं कि जब ये लोग आनंद के घर लूटने आ रहे थे, तब सिग्नल पर सागर को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नजर आई, जो कि अपने पति के साथ काफी खुश लग रही थी। ये देखकर सागर फिर से डिप्रेशन में चला गया। फिर जब दादी और वैष्णवी आनंद के घर के अंदर गए तो उसने कार में ही नशा करना शुरू कर दिया। खैर अब यहाँ आनंद वैष्णवी से पूछता है कि बताओ तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों घुसी हो। वैष्णवी कहते कि बताती हूँ सर, बताती हूँ, मगर उससे पहले क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ। तब वॉशरूम जाकर वो वापस से सागर को मैसेज करती है, लेकिन सागर का अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर नीचे आनंद दादी और अविनाश दोनों को कहीं छुपा देता है और वैष्णवी आनंद को सच बताना स्टार्ट करती है। तभी उसके घर की घंटी बजती है। इस बार बाहर मिसबा आया हुआ था। याद है ना आपको, मिसबा आनंद के घर आने वाला था, लेकिन वो अपने साथ एक और इंस्पेक्टर को लेकर आया था। अब ऐसा क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। खैर अब वैष्णवी उन दोनों को देखकर घर में छिप जाती है। वहीं मिसबा और इंस्पेक्टर शराब पीने लगते हैं। मिसबा उन्हें बताता है कि उसकी बीवी कैसे उसे दिन रात परेशान करती रहती है, उस पर शक कर करके। और यहाँ पता चलता है कि असल में जब मिसबा को उसकी वाइफ का कॉल आया था, तब उसने परेशान होकर कार में ही शराब पीना शुरू कर दिया था। तब पीने के बाद उसने एक पुलिस चेक पॉइंट पर जाकर गाड़ी ठोक दी। हालांकि वो इंस्पेक्टर मिसबा का दोस्त था, सो उस पर जुर्माना लगाने के बजाय वो खुद भी उसके साथ आनंद के घर दारू पीने आ गया। इसके बाद इंस्पेक्टर अपनी बीवी की कॉल रिसीव करने के लिए आनंद के घर से बाहर निकलता है, क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए वैष्णवी पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इधर आनंद की कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच का अलार्म बजने लगता है, क्योंकि आनंद ने अपने घर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर्स की फेंसिंग बनाई हुई थी। वैष्णवी ने जैसे उन्हें क्रॉस करने की कोशिश की, यहाँ आनंद की घड़ी में अलार्म बज गया था। तब आनंद समझ जाता है कि वैष्णवी घर के पीछे है, तो वो उसे तुरंत बेहोश करके दादी वाले कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। इस तरफ इंस्पेक्टर बीवी का कॉल काटने के बाद वहीं गार्डन में उल्टियाँ करने लगता है, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही पी ली। तभी उसे पौधों के पीछे से पैसों से भरा बैग मिलता है, जो कि कुछ देर पहले दादी ने वहाँ रखा था। इंस्पेक्टर पैसों का बैग देखकर हैरान हो जाता है और घर के आसपास देखने लगता है। फिर उसे आनंद के घर के पीछे से दो काले थैले मिलते हैं, जिनमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब आनंद मिसबा के आने का वेट कर रहा था, तब कोई लगातार उसके घर की बेल बजाए जा रहा था। आनंद जैसे उसे देखने के लिए घर से बाहर निकलता है, तो वो आदमी छिपकर उसके घर में घुस जाता है। हालांकि उस आदमी के कीचड़ वाले जूतों के निशान आनंद के घर में पड़े हुए थे, जिन्हें फॉलो करते हुए आनंद उस आदमी तक पहुँचने वाला होता है। तभी अविनाश आनंद के सर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है और फिर बांधकर अलमारी में बंद कर देता है। अब प्रेजेंट में इंस्पेक्टर को आनंद पर शक हो गया था, तो वो बात हुई बातों में मिसबा से उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। मिसबा से बात करने पर पता चलता है कि आनंद एक बेहतरीन न्यूरो सर्जन है। फिर आनंद, इंस्पेक्टर और मिसबा बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी घर की डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर आनंद के कान खड़े हो जाते हैं। अब दरवाजा खोलने पर उसे बाहर फातिमा खड़ी मिलती है, यानी मिसबा की बीवी। तो आनंद मिसबा को ये बात बताता है। इस पर मिसबा कहता है कि सर आप उसे बोल दो कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। फिर वो और इंस्पेक्टर वहाँ छुप जाते हैं। वहीं मिसबा की बीवी आनंद को बताती है कि मिसबा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, ना वो उसका ख्याल रखता है और ना ही उससे ढंग से बात करता है, और यह इंस्पेक्टर आनंद के घर की तलाशी लेने में लग गया था। इसके बाद बातें करते करते फातिमा आनंद को बहकाने की कोशिश करती है, मगर आनंद कहता है कि आप मिसबा को गलत समझ रही हो, वो ऐसा नहीं है। और मिसबा जो अंदर से ये सब कुछ सुन रहा था, वो बाहर आकर सीधा फातिमा को तमाचा मार देता है। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी में बहस होने लगती है और ऊपर इंस्पेक्टर को कमरे में वैष्णवी बंधी मिलती है, तो वो सीधा आकर आनंद को थप्पड़ मार देता है। फिर वो उस पर इल्जाम लगाता है कि वो लोगों की किडनी निकाल कर बेचता है ना, इसलिए उसके घर के बाहर खून लगे कॉटन पड़े हैं। आनंद इंस्पेक्टर को समझाता है कि वो लोग चोर हैं जो मेरे घर में घुस आए थे, लेकिन इंस्पेक्टर आनंद की बातों पर यकीन नहीं करता। उल्टा वो आनंद से ढेर सारे सवाल पूछने लगता है। तभी आनंद गुस्से में इंस्पेक्टर के पेट में छुरा घोंप देता है, जिससे उसके पेट की अंतड़ियां बाहर आ जाती है। अब क्योंकि मिसबा और फातिमा ने आनंद को इंस्पेक्टर का खून करते देख लिया था, तो वो उन्हें घर से बाहर जाने नहीं देता। तभी मिसबा भागने की कोशिश करता है, तो आनंद उसे भी चाकू से घायल कर देता है और इन दोनों की झड़प का फायदा उठाते हुए फातिमा घर से बाहर निकलती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है डॉक्टर आनंद के पास्ट को दिखाते हुए, जहां आनंद की वाइफ को ब्रेन से जुड़ी बीमारी थी और वह इस बीमारी की लास्ट स्टेज पर थी। आनंद इस सिलसिले में कई सारी किताबें पढ़ता है और रिसर्च करता है। फिर उसे एक रास्ता तो मिलता है, मगर उसके सक्सेसफुल होने का सिर्फ 1% चांस था। आनंद इस बारे में अपने सीनियर
सीनियर से बात करता है, लेकिन सीनियर आनंद को उसकी बीवी का ऑपरेशन करने की परमिशन नहीं देता। दूसरी तरफ आनंद की बीवी उससे कहती है कि तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट करो, अगर मैं मर भी गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, कम से कम मेरे जरिए आने वाली पीढ़ी को तो इस बीमारी का इलाज मिल पाएगा। अब अगले सीन में हम देखते कि आनंद की वाइफ का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसके कारण वो बच नहीं पाई, मगर आनंद ने रिसर्च के लिए उसके ब्रेन को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। फिर प्रेजेंट में फातिमा एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है पुलिस स्टेशन जाने के लिए, तो पीछे की सीट पर एक औरत बैठी होती है जिसे ड्राइवर अपनी माँ कहकर फातिमा से मिलवाता है। वही फातिमा बड़बड़ा रही होती है कि खामखा उसने मिसबा पर शक किया, ना वो उस पर शक करती और न ही वो इस झमेले में पड़ती। तब ड्राइवर फातिमा से कहता है कि शक करना तो इंसान की फितरत में होता है, भला इंसान अपनी फितरत कैसे बदल सकता है। इसी के साथ वो फातिमा को अपनी जिंदगी के बारे में भी बताता है कि ड्राइवर के परिवार वालों ने उसकी शादी एक बहुत अच्छी लड़की से करवाई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर कुछ समय बाद ड्राइवर को ना जाने क्या हो गया, उसने लोगों की बातों में आकर अपनी बीवी पर बिना वजह शक करना शुरू कर दिया। एक बार रात को बाहर जोरों की आंधी तूफान चल रहा था, तब उसके घर का दरवाजा बहुत आवाज कर रहा था, तो ड्राइवर ने एक बड़ा सा पत्थर लेकर दरवाजे के आगे रख दिया। फिर अगले पल उसने उसी पत्थर को अपनी सोई बीवी के सर पर मारकर उसकी जान ले ली, क्योंकि वो शक्की हो गया था और वो पत्थर भी उसी कार में रखा हुआ था जिसमें फातिमा बैठी थी। ड्राइवर उससे कहता है कि मैंने अपनी बीवी की याद में इस पत्थर को अपने साथ रखा हुआ है, आप भी अपने पति पर शक करना बंद कर दो, नहीं तो आपकी जिंदगी भी मेरी तरह बर्बाद हो जाएगी। खैर आ गया आपका पुलिस स्टेशन। तब फातिमा घबराते हुए गाड़ी से उतरती है, लेकिन ये क्या, सामने आनंद खड़ा हुआ था, यानी ड्राइवर उसे आनंद के घर के पास दोबारा ले आया था। उसे देखते ही फातिमा फिर से भागने की कोशिश करती है, पर वो ड्राइवर उसे पत्थर से उसके सर पर मारता है। जिसके बाद आनंद कार में बैठी हुई औरत को घर के अंदर बुलाता है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि अविनाश की माँ थी और उस ड्राइवर का नाम था केशव। केशव आनंद का ही साथी था। अगले सीन में हम देखते कि आनंद ने फातिमा को भी दादी और वैष्णवी के साथ बांध दिया है। इस बीच दादी के मुंह से गलती से निकल जाता है कि मेरा बेटा बाहर ही है, वो देख लेगा तुम्हें। तब आनंद वैष्णवी को थप्पड़ मार मार के उसके मुंह से सागर के बारे में सच उगलवाता है। तब आखिरकार वैष्णवी उसे बताती है कि उनका तीसरा साथी बाहर गाड़ी में उनका इंतजार कर रहा है। तब आनंद वैष्णवी के फोन से सागर को मैसेज करता है, पर अब तक उसका एक भी रिप्लाई नहीं आया था। इसके बाद यहाँ जब सागर का नशा उतरता है तो वो देखता है कि वैष्णवी और दादी ने उसे इतने सारे मैसेज किए हुए हैं। फिर वो दादी की दी हुई गन लेकर पीछे के रास्ते से आनंद के घर में घुसने लगता है। वहीं आनंद सीसीटीवी से देख पा रहा था कि सागर पीछे से उसके घर में दाखिल हुआ है। अब घर में घुसने के बाद सागर को सीधा आनंद की सीक्रेट लैब नजर आती है और वहाँ उसे अविनाश बंदा दिखाई देता है। अब सागर उसे छुड़ाने जा रहा होता है कि तभी केशव सागर को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। हम देखते कि आनंद ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसने अविनाश की माँ का ऑपरेशन करके उसे बचा लिया था। तब अविनाश आनंद को शुक्रिया अदा करता है, फिर उससे पूछता है कि आखिर आपने ये कैसे किया। जवाब में आनंद अविनाश से कहता है कि प्रैक्टिस के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन अविनाश इतने में नहीं रुकता। वो आनंद के सामने सवालों की बौछार कर देता है, जिससे तंग आकर आनंद गुस्से में अविनाश को बाहर जाने को कह देता है। अब प्रेजेंट में आनंद फातिमा को उसका घर साफ करने को कहता है, तो फातिमा उसके आगे मिन्नतें करने लगती है कि हमें छोड़ दो। फिर आनंद केशव को उन सब पर नजर रखने को कहकर अपने सीक्रेट लैब में चला जाता है। यह लैब में आनंद एक शख्स का सर फाड़ कर उसकी खोपड़ी की जांच कर रहा था और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि सागर था, जिसे आनंद ने मार डाला। उसी लैब में अविनाश भी मौजूद था, जो अब तक होश में आ चुका था और ये देखकर वो बेहद शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने तो आनंद को एक अच्छा इंसान समझा था, मगर आनंद तो एक जीता जागता हैवान निकला। तब अविनाश की बातें सुनकर आनंद उसे लैब में लगी कुछ तस्वीरें दिखाता है और वो उन लोगों की तस्वीरें थी जिन्हें आनंद ने ऑपरेशन करके बचाया था। उन लोगों में अविनाश की माँ भी शामिल थी। आनंद ऑपरेशन से पहले अपना एक्सपेरिमेंट ऐसे लोगों पर करता था जिनका आगे पीछे कोई ना हो। इसी कारण केशव पहले ऐसे लावारिस लोगों को पकड़ लाता, फिर आनंद उनके ब्रेन का इस्तेमाल कर अपना एक्सपेरिमेंट करता। जिसके बाद वो अविनाश से कहता है कि तुमने उस दिन मुझसे सवाल किया था ना कि मेरे सक्सेस का क्या राज है, तो देख लो यही है मेरी सक्सेस का राज। हर सक्सेसफुल इंसान की एक डार्क साइड छुपी होती है और ये मेरी डार्क साइड है। फिर आनंद अविनाश को उसके घर में घुसने का कारण पूछता है। पता चलता है कि असल में अविनाश हमेशा से ही आनंद को अपना आइडल मानता था, इसलिए वो उसे हर जगह फॉलो करता था। पर फिर उसने ये नोटिस किया कि ये केशव हर दिन किसी की बॉडी को लाकर आनंद को सौंप देता है, तो अविनाश इसी चीज के बारे में बात करने के लिए आनंद के घर आया हुआ था। यहाँ आनंद अविनाश के सवाल से बिल्कुल हैरान नहीं होता, उल्टा वो उससे पूछता है कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुम चाय पियोगे या कॉफी, क्योंकि तुम पहली बार मेरे घर आए हो। ये कहकर आनंद अंदर जाता है और अविनाश को लगाने के लिए इंजेक्शन रेडी कर रहा होता है। तब अविनाश ये देख लेता है और आनंद पर वार कर देता है। इसके बाद आनंद अविनाश को उसकी वाइफ का ब्रेन दिखाता है
जिसे वो कहता है कि रिसर्च खत्म हो जाने पर वो उसे जला देगा और जलाने से पहले वो उसके ब्रेन की सारी मेमोरीज भी मिटा देगा। साथ ही आनंद अपने रिसर्च से जुड़ी एक बुक भी लिख रहा होता है। वो अविनाश से कहता है कि एक बार ये बुक पब्लिश हो गई ना तो चमत्कार हो जाएगा। इधर फातिमा आनंद के कहे मुताबिक घर की सफाई कर रही थी। उस समय केशव उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और यह लैब में अविनाश किसी तरह अपने एक हाथ की रस्सी खोलकर आनंद का कॉलर पकड़ लेता है, जिसके बाद आनंद चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनते केशव दौड़ते हुए ऊपर आता है, पर दौड़ते वक्त उसका पैर फिसलता है और गिरने से उसके 2 दांत टूट जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए फातिमा उसके सर पर मॉनिटर से हमला कर देती है। दूसरी तरफ आनंद सागर का ब्रेन प्रिजर्व करके रखने लगता है। इसके बाद जब वो नीचे आता है तो वैष्णवी अचानक उसका गला घोटने की कोशिश करती है। ये देख फातिमा हाथ में चाकू लिए और मिसबा हाथ में सिलेंडर लिए आनंद को मारने आगे बढ़ते हैं, तो आनंद तुरंत अपनी जेब से सागर की गन निकालकर मिसबा पर गोली चला देता है, जिससे कि मिसबा जख्मी हो जाता है। उसी समय दादी घर का मेन स्विच ऑफ कर देती है। फिर सभी लोग अंधेरे में यहाँ वहाँ जाकर छिप जाते हैं और कुछ देर बाद आनंद सारी लाइट्स ऑन करता है और खुद ही अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगता है। फिर मरहम पट्टी करने के बाद आनंद फिर से सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और नाइट विजन पहन लेता है ताकि वो इन लोगों को मार पाए। बात करें उन सब बंदी लोगों की तो वो सारे उस समय आनंद की लाइब्रेरी में छिपे हुए थे। तब पीछे के दरवाजे से अविनाश भी वहाँ आ जाता है। वहीं आनंद दीवार पर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगता है, क्योंकि वो सभी मिलकर कोई प्लान बना रहे थे। और बातचीत के दौरान दादी को ये पता लगता है कि सागर को आनंद ने मार दिया। इसके बाद अविनाश दादी और वैष्णवी को उसकी बॉडी दिखाने ले जाता है, तो दादी सागर को मरा हुआ देखकर फुट फुट कर रोने लगती है और गुस्से में आकर वो आनंद की लैब के सामान को तहस नहस कर देती है। असल में उस समय दादी ने चश्मा नहीं पहना हुआ था, तो वो सारे कांच तोड़ देती है जिसमें आनंद ने सबके ब्रेन प्रिजर्व करके रखे थे। ये देख अविनाश दादी को शांत करवाकर वापस लाइब्रेरी ले आता है और कुछ देर बाद आनंद लैब में जाता है। अब जब वो अपनी वाइफ का प्रिजर्व किया हुआ ब्रेन जमीन पर पड़ा देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दादी के कारण उसने अब तक जितना भी रिसर्च किया था उस पर पानी फिर चुका था। दूसरी तरफ अविनाश मिसबा को लगी गोली उसकी बॉडी से बाहर निकालता है। इसके बाद पांचों हिम्मत करके घर से बाहर भागने का फैसला करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो सभी लोग घर के लिविंग रूम तक आ जाते हैं। हालांकि आनंद भी उन्हीं के बीच में था, ये बात उन्हें पता नहीं थी। फिर कड़ाके की बिजली चमकती है जिससे घबराकर सभी एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं और यहाँ आनंद को ये सब कुछ नजर आ रहा था, क्योंकि उसने तो नाइट विजन पहन रखे थे। फिर फातिमा मिसबा को आवाज लगाती है तो मिसबा कहता है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ, आओ मेरे पास धीरे से। मगर फातिमा जब तक उसके पास पहुँचती है तब तक आनंद उसका सर धड़ से अलग कर चुका होता है और मिसबा का सर काट कर आनंद ने उसी के हाथ में पकड़ा दिया था। फातिमा को भी इस बात का जल्द ही एहसास हो जाता है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि आनंद हाथ में तलवार लिए उसी के बगल में बैठा हुआ है। फिर आनंद फातिमा को अपने कब्जे में ले लेता है और उसके आगे एक ऑफर रखता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरी रिसर्च में मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी अविनाश आनंद की बुक हाथ में लेकर उसे फाड़ने की धमकी देता है ताकि आनंद उन सबको जाने दे। उसी समय आनंद दबे पांव अविनाश के पास जाने लगता है उसे जान से मारने के लिए, मगर फातिमा आनंद पर वार कर देती है। फिर वैष्णवी चुपके से आनंद की जेब से कार की चाबी निकालकर घर से भाग निकलती है। इस तरफ दादी को अपना चश्मा और स्प्रे मिल जाता है तो वो स्प्रे हाथ में लिए अंधेरे में बैठी रहती है कि जैसे आनंद आएगा उसके मुंह पर स्प्रे कर दूंगी। हालांकि इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ वैष्णवी को एक अच्छी जॉब मिल चुकी थी। वहीं अविनाश भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके इंटर्नशिप कर रहा था। तभी ऑपरेशन के दौरान अविनाश को आनंद का फ्लैशबैक नजर आने लगता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। असल में वैष्णवी जब अपने घर जाती है तो आनंद उसके घर पर उसकी बहन से बात कर रहा होता है। वो वैष्णवी को एक बैग देते हुए कहता है कि ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, मैं जानता हूँ तुम अपना मुंह बंद रखोगी, अगर मुंह खोलने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर आनंद अपनी कार की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तब वैष्णवी उससे पूछती है कि तुमने उन बाकी लोगों का क्या किया। इसके बाद हमें उस रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ आनंद ने तलवार से दादी का गला काट दिया था जो स्प्रे लिए बैठी थी। उसी तरह उसने फातिमा को भी गला काट कर मार डाला था। फिर जब अविनाश को ये बात पता लगती है कि उसकी माँ आनंद के कब्जे में है तो वो आनंद के सामने रोने बिलखने लगता है और उसके आगे मिन्नतें करता है ताकि वो उसकी माँ को छोड़ दे। तब आनंद उन दोनों को छोड़ देता है, मगर उसके ब्रेन की सर्जरी करने के बाद, यानी उसके ब्रेन से सारी मेमोरीज मिटाने के बाद, जिसे कहते हैं मेमोरी मॉड्यूल, यानी यहाँ अविनाश ने फिर से एक और एक्सपेरिमेंट कर दिया था। इसके बाद प्रेजेंट में अविनाश जब कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था तब वो न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ता है कि मेमोरी मॉड्यूल सक्सेसफुल इन हैदराबाद। खबर के साथ डॉक्टर आनंद की तस्वीर भी छपी थी, मगर आनंद उसे देखकर पहचान नहीं पाता कि आखिर ये है कौन। इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म होती है। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए।
दीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।